हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके कमिंग नीट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन ए हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दैट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। अब हम देखते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी हमारे लिए थर्ड शेल, और थर्ड शेल में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ई एन की वैल्यू कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। ये हमने हाइड्रोजन के लिए यूज करना है, तो z इज इक्वल टू 1, और n हमें थर्ड शेल के लिए निकालना है, तो E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाय 9। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन वी गेट वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। इन आवर सेकंड क्वेश्चन, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbitals described by 3 quantum number will have the same energy in absence of magnetic and electric field। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में कौन सेम एनर्जी शो करेगा, तो हम पहले बना लेते हैं ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे। ये n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, इन दो चीजों को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, सबशेल। तो हमारा पहला बन जाएगा 1s, सेकेंड n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 मीन्स 2s, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 मीन्स 2p, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 मीन्स 3d, और लास्ट में है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, अगेन इट इज 3d। लेकिन इन दोनों में m की वैल्यू का डिफरेंस है, बट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस नहीं शो की गई है, तो इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी हमारे पास में क्या होगी, सेम। और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेसी की वजह से हमारे पास में अब करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कि डी और ई में हमारे पास सेम एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ये भी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए है। इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड correspond to which one of the following inter-orbit jump of the electron for Bohr orbit in an atom of hydrogen। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है और हमें बतानी है थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं रेड एंड। रेड एंड का मतलब कलर्ड पोर्शन, और हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर्ड पोर्शन है, सिर्फ एक ही सीरीज है जो कलर्ड होती है, दैट इज बामर सीरीज। अब है रेड एंड की बात करते हैं। बामर सीरीज में रेड एंड कब बनेगा, रेड एंड होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन कौन सी है बामर सीरीज के लिए या किसी भी सीरीज के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इज फर्स्ट लाइन। और यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट लाइन अगर हम बनाते हैं तो फर्स्ट लाइन कौन सी बनेगी बामर सीरीज के लिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड लेवल। अब हमें यहाँ से थर्ड लाइन बनानी है, तो ये हमारी अगर फर्स्ट लाइन बनती है तो सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास में, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम फोर्थ टू सेकेंड लेवल, और थर्ड लाइन हमारे पास में हो जाएगी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम फिफ्थ टू सेकेंड शेल। तो ये हमारे पास में हो गया है आंसर। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच करता है, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम। The number of electron with azimuthal quantum number L is equal to 1 and L is equal to 2 are respectively। चलिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, L is equal to 1 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, L is equal to 1 फॉर P सब शेल, और L अगर 2 होता है तो ये हमारे पास में कौन सा शेल बन जाएगा, D। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोमियम एटम का। क्रोमियम एटम के कॉन्फ़िगरेशन में बिकॉज इट हैज Z is equal to 24, तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। This is rearranged configuration of chromium। Chromium is exceptional configuration case। यहाँ पर जब रीअरेंजमेंट होता है तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3d में टू गेट मोर स्टेबिलिटी। तो ये हमारा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको टोटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, बिकॉज अब हमें ये देखना है कि P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमारे पास में P टोटल कितने प्रेजेंट है, 2p प्रेजेंट है और 3p प्रेजेंट है। तो हमारे पास L इज इक्वल टू 1 में किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, P सब शेल को, और P सब शेल में हमारे पास में टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2p6 एंड 3p6, तो टोटल हमारे पास में हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं व्हेन L इज इक्वल टू 2, ये रिप्रेजेंट करवाता है D सब शेल को, और D सब शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, वी हैव ओनली 1
3d5 सब शेल इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। अब मैच करते हैं हम अपने ऑप्शन से, तो हमारा आंसर बन जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन एटम के लिए हमें निकालनी है। 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p, रॉन्ग। टू 3p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3d, रॉन्ग। 3s and 3p orbital are lower energy than 3d orbital, wrong. And 3s, 3p, 3d orbital all have same energy. This is the correct option. हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, जब हमारे पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए खास बात होती है कि इसके अंदर एक शेल के जितने भी सब शेल्स होते हैं ऑल हैव सेम एनर्जी। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास में फर्स्ट शेल है तो सिर्फ 1s, इसकी एनर्जी सेम रहेगी। उसके बाद में 2s और 2p, ये दोनों सेम एनर्जी शो करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा नेक्स्ट 3s, 3p एंड 3d, इन तीनों की एनर्जी बिल्कुल सेम रहेगी। आगे आप इस तरह से कितना मर्जी बढ़ाते जाइए, हमेशा हमारे पास में एक शेल के जितने भी सब शेल होंगे इन सब की एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगी, और इनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सेम एनर्जी वालों के लिए मैंने टर्म यूज करनी है डीजेनरेटेड, या हम लिख सकते हैं सेम एनर्जी। तो ये स्पेशल सिर्फ हाइड्रोजन एटम के केस में होता है। बाकी आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने कॉन्फिगरेशन लिखा था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हर एक सबशेल की एनर्जी अलग अलग होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हैं, और यही हमें दिया गया है इन ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ए गैस एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड इमिट्स 2 वेवलेंथ। इफ वन ऑफ द इमिशन इज एट 680 नैनोमीटर, द अदर इज एट। ये हमें एक के लिए गिवन है और दूसरे के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वी नो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ये हमारे पास में है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोन, और इसने क्या करना है? शुड बी इक्वल टू एनर्जी इमिटेड बाय फोटोन। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा दिया। अब हम डालते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। अब हम तीनों में ये वैल्यूज रख देते हैं, तो तीनों में क्या बन जाएगा? hc ओवर लैम्डा इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा 1 प्लस hc ओवर लैम्डा 2। यहाँ से हम hc को कॉमन निकाल लेते हैं, तो hc ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1 ओवर लैम्डा 1 प्लस 1 ओवर लैम्डा 2। ये दोनों यहाँ से hc कैंसिल हो जाएंगे। देन वी गेट अवर एक्सप्रेशन 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा 1 प्लस 1 ओवर लैम्डा 2। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज रखनी है। वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू 355 नैनोमीटर, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 680 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 हमें कैलकुलेट करना है। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे। 1 ओवर 355 इज इक्वल टू 1 ओवर 680 प्लस 1 ओवर लैम्डा 2। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देन वी गेट अवर फाइनल आंसर एज ऑप्शन 1 743 नैनोमीटर। Next question, which one of the following pair of element is called chemical twins because of their similar chemical properties? Similar chemical properties के लिए chemical twins बोला जाता है zirconium and hafnium को। zirconium और hafnium की अगर हम periodic table में पोजीशन देखते हैं तो देखिए इस तरह से होगी। हम स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, लाइक 3D सीरीज में हमारे पास में आ जाते हैं ये। 4D सीरीज के लिए मेरे पास में है ये एलिमेंट, और 5D सीरीज के लिए हमने ले लिया है ये रूटीन में है हमारे पास में, तो आगे मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है इसे। अब हम देख सकते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम जिरकोनियम और हैफनियम की पोजीशंस देखते हैं। यहाँ पर जिरकोनियम है 4D सीरीज का और हैफनियम है 5D सीरीज का, लेकिन इसमें यहाँ एक बहुत खास बात है, लेंथेनम के जस्ट बाद में लेंथेनॉइड सीरीज आती है, बीच में पूरी लेंथेनॉइड सीरीज आ जाएगी। और लेंथेनॉइड्स में क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करवाते जाते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही है, जो डिक्रीज साइज है उसका इफेक्ट हैफनियम पे भी आता है। इसकी वजह से जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, और अगर इक्वल हो गया है तो ये दोनों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देते हैं। This is the reason for their similar chemical properties. Next question, which of the following oxide is amphoteric in character? Amphoteric oxide के लिए
इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया गया है जिसमें इनको लर्न करने के लिए एक न्यूमोनिक भी दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको हिंट दिया है कि कौन कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं बाय नेचर, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी फर्दर पूछा जाता रहेगा। ये है हमारे पास में जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम इन ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम in only +5 oxidation state, antimony in +3, arsenic in +3, lead in all their oxidation state and +4 state of all metals। अब हम इनके अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं तो हमारे पास में कौन सा बनेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यहां से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑक्साइड्स की भी हम बात कर लेते हैं। दिस इज मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड की अगर हम जनरल बात करते हैं एम्फोटेरिक को छोड़कर, बाकी सभी कैसे होते हैं, बेसिक बाय नेचर। और ये दोनों है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो इनकी नेचर हमेशा रहेगी एसिडिक। एसिडिक नेचर मीन्स दे कैन रिएक्ट विद बेस, और बेसिक नेचर का मतलब हो जाएगा दे कैन रिएक्ट विद एसिड। एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड्स होंगे दे कैन रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है और हमें देखना है कि इसके अकॉर्डिंग किसका ऑर्डर सही नहीं है। फर्स्ट में देखिए एल्यूमिनियम +3, Mg+2 एंड सोडियम +1 ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जितनी भी ये स्पीसीज दी गई हैं आपको, ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाता है साइज का, नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा, देन न्यूट्रल और उसके बाद में पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी आप जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना ही साइज की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड में हमें दिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हमें दिया गया है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप यहाँ से देखेंगे बोरोन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, साइज भी सबसे बड़ा है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकालेगा। तो इट इज करेक्ट कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। कार्बन के लिए कोई अभी स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, ना ही ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में स्टेबल होगा, तो ये भी साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में ये सही नहीं है जो ऑर्डर दिया गया है। नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर इसके पास में हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जिसके अंदर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होने के बाद आएगा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट हम चेक करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल करेक्ट है, ये क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में फ्लोरीन, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन और लास्ट में आ जाएगा आयोडीन। अब हम लेते हैं लास्ट इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस। ये हमें दिया हुआ है डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये लास्ट के दोनों ऑप्शन भी करेक्ट हो गए। तो हमारे पास में इसमें हमें नॉट करेक्ट बताना था, तो ये हमारे पास में आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 10. Following statement regarding the periodic trend of chemical reactivity of alkali metal and halogen are given. Which of these statement gives the correct picture? First में चेक करते हैं, the reactivity decreases in alkali metal but increases in the halogen with increase in atomic number down the group. This is incorrect. alkali metals की down the group increase होती है because alkali metals basically क्या करेंगे, they form ionic compound. आयनिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होगा और उस कैटायन की फॉर्मेशन इजी हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा, अगर कैटायन की फॉर्मेशन इजीली हो रही है तो इसका मतलब एल्कली मेटल्स की डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इन बोथ एल्कली मेटल एंड हैलोजन केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप फॉर बोथ। एल्कली मेटल्स के लिए इंक्रीज होती है लेकिन हैलोजन के लिए डिक्रीज होगी, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, इन एल्कली मेटल द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, यस करेक्ट, बट इन हैलोजन इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। बिकॉज यहाँ पर भी हम देखेंगे हैलोजन में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी उसके विद रिस्पेक्ट डिक्रीज होती जाएगी। तो हमारे पास सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है, फ्लोरीन, इसीलिए फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हम ये बोल सकते हैं। और फ्लोरीन की ज्यादातर रिएक्शन वायलेंट होती है जिनके अंदर
या हम बोल सकते हैं हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसलिए फ्लोरो कंपाउंड्स की जब भी रिएक्शन करवाई जाती हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4। 11th question, the atomic number of vanadium, chromium, manganese and iron are respectively 23, 24, 25, 26. Which of these may be expected to have highest second ionization enthalpy? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि हम इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा चुके हैं। तो हमारे पास में होना क्या चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि जब हम इनमें से +1 इलेक्ट्रॉन रिमूव एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा चुके हैं, ये +1 स्टेट में आ चुका है, तो उसके बाद में रिमूवल सबसे मुश्किल किस में होगा। तो अब हम देखते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्रोमियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1। अगर मैं क्रोमियम +1 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ओनली 3d5। सेकेंड हमारे पास में है मैग्नीज। मैग्नीज के लिए लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, और अगर हम मैग्नीज +1 का लिखते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 3d5 4s1। आयरन के लिए लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, और अगर हम Fe+1 करते हैं तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 3d6 4s1। लास्ट बचा है वेनेडियम। वेनेडियम के लिए लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 4s2, और अगर हम V+ लेते हैं तो हमारे पास लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d3 4s1। अब आप यहाँ से देखिए, बहुत ही क्लियरली आपको इन कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास में स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए आया है, क्रोमियम +1 के लिए। जब भी हमारे पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशंस बचे हैं सब में लास्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत ईजी होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 12th क्वेश्चन देखते हैं। आयरन एग्जिबिट +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयरन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो हम 1 बाय 1 चेक करते जाते हैं कि इनमें से कौन सी करेक्ट होगी, कौन सी इनकरेक्ट होगी। सबसे पहले फेरस ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन फेरिक ऑक्साइड। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, इंटरमीडिएट में एम्फोटेरिक हो जाएंगे, और अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बन जाते हैं एसिडिक। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, फेरस कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर आयनिक देन कॉरस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा कंसर्न लेंगे फायांस रूल का। फायांस रूल में क्या दिया गया है, आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर सकता है जबकि कटायन का साइज छोटा हो। अगर हम ये देखते हैं कि Fe+2 और Fe+3 में से किसका साइज छोटा होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे Fe+3 का साइज छोटा हो जाता है। Fe+3 छोटा है तो वो क्या कर सकता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतने ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Ferrous compounds are less volatile than the corresponding ferric compound. This is also correct. Fourth statement है, ferrous compounds are more easily hydrolyzed than corresponding ferric compound. This is incorrect statement. Why? यहाँ से हम देखते हैं ease of hydrolysis. Ease of hydrolysis किसके directly proportional है? It is directly proportional to charge on ion. या हम इसे बोल सकते हैं inversely proportional to size of ion और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इन सब फैक्टर्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास में किसके लिए ज्यादा होनी चाहिए, हाइड्रोलाइज करने की पावर फेरिक कंपाउंड के पास में। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 13th क्वेश्चन, 74.5 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। What is equivalent weight of metal? Equivalent weight of metal को मेटल क्लोराइड मेथड से निकालने का क्या तरीका होगा, या फॉर्मूला क्या है, Equivalent weight of metal is equal to mass of metal in compound divided by mass of chlorine combined multiplied by 35.5। मेटल क्लोराइड के केस में ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब हमें निकालना है मास ऑफ मेटल। देखिए हमें दिया हुआ है मास ऑफ मेटल क्लोराइड और मास ऑफ क्लोरीन अटैच टू दैट मेटल।
तो हमारे पास में इन दोनों के मास को माइनस करने के बाद मिल जाता है मेटल का मास। तो ये बन गया 74.5 माइनस 35.5 डिवाइडेड बाय 35.5 मास ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय 35.5। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा आंसर इसके लिए 39.0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 39। जैसे ये मेटल क्लोराइड का क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही आपको मेटल ऑक्साइड का भी दिया जा सकता है। तो इन केस अगर मेटल ऑक्साइड का आता है तो वहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ मेटल इन दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड, जो भी उसके साथ में कंबाइन हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 8। ये है हमारे पास में, देखिए क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो हम यहाँ पर इस टर्म में 35.5 यूज करते हैं, और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास में 2 होती है तो इसका मास डिवाइडेड बाय 2 होकर ये मल्टीप्लाई में 8 आता है। तो बस ये आपको याद रखना है। तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने के दो तरीके हैं, तो दोनों ही आप अच्छे से लर्न करके जाएंगे। 14th क्वेश्चन, द वेपर डेंसिटी ऑफ वॉलेटाइल क्लोराइड ऑफ मेटल इज 95, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.13 कैलोरी पर ग्राम, और हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इस क्वेश्चन को कई स्टेप्स में करना पड़ता है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड के लिए टोटल मास कितना हो जाएगा हमारे पास 95 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 190। सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे मास ऑफ मेटल, एटॉमिक मास ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे, यूजिंग स्पेसिफिक हीट। तो हमें पता है डुलोंग पेटिट्स मेथड के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, और यहाँ से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें गिवन है तो 6.4 डिवाइडेड बाय 0.13 हो जाएगा, तो ये आएगी वैल्यू 49.23। एटॉमिक मास तो मिल गया, अब हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें इस n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमें क्योंकि पूरे कंपाउंड का मास पता है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ n क्लोरीन। अब हम इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, मास ऑफ मेटल कितना है हमारे पास 49.23, और n क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय 35.5, एंड वी नो द टोटल मास ऑफ कंपाउंड इज 190। यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाती है एंड इट कम्स आउट टू बी 3.9, जिसको हमने राउंड ऑफ करके कर दिया है 4। अब हम इससे डिवाइड करवा देते हैं एटॉमिक मास ऑफ मेटल को, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल वुड बी 49.23 डिवाइडेड बाय 4, और यहां से हमारा आंसर आ जाता है 12.3, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या बना देंगे 12। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 15. An aqua solution of glucose is 10% in strength. The volume in which 1 mole of it is dissolved will be. यहाँ से 10% स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 10% स्ट्रेंथ मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बस अब हम यहाँ से हमें वॉल्यूम भी पता लग गया और मास भी पता लग गया। इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स में। तो 10 डिवाइडेड बाय 180 मोल्स आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें निकालना कितने के लिए, 1 मोल के लिए। तो सिंपली सॉल्व कर देंगे हम यहाँ से। तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड अगेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन वी गेट 1800 ml, और 1800 ml को चेंज करेंगे लीटर्स में तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.8 लीटर, एंड आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। 16th question. 0.45 gram of acid of molecular weight 90 was neutralized by 20 ml of 0.5 and KOH. The basicity of acid is, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिमूवेबल H पॉजिटिव आयन, और बेसिसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें गिवन है, लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मोल। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड should be equal to gram equivalent of base during neutralization। तो अब हमारे पास में देखिए KOH के केस में क्या दिया हुआ है,
वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है 0.5 और वॉल्यूम को हमने किस में चेंज कर लेना है, लीटर्स में। तो ये हमारे पास में बन गई ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ बेस। अब हमारे पास में आ गया एसिड के लिए। तो एसिड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0.45 ग्राम, 0.45 ग्राम है और उसके लिए हमारे पास में ग्राम इक्विवेलेंट मोल बनाने हैं तो क्या आ जाएगा 0.45 डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन वी गेट EA इज इक्वल टू 45। अब ये तो हमारे पास में 45 वैल्यू आ गई। मोलर मास हमें ऑलरेडी गिवन था 90 और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बेसिसिटी, और बेसिसिटी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 45, इट इज 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 17th question. The decomposition of certain mass of CaCO3 gave 11.2 decimeter cube of CO2 at STP. The mass of KOH required to react completely with CO2 is. CO2 के साथ में KOH की रिएक्शन लिखते हैं तो KOH plus CO2 gives पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3। अब यहाँ देखिए दोनों किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं, 1:1। अब हमें दिया हुआ है CO2 का वॉल्यूम जिससे हमें मास कैलकुलेट करना है, किसके लिए, KOH के लिए। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में CO2 विद वॉल्यूम और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ KOH विद मास। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन क्या हो रहा है हमारे पास में, 22.4 लीटर ऑफ CO2 बिकॉज वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ CO2। तो यहाँ पे हमने ले लिया 22.4 लीटर ऑफ CO2 इज रिएक्टिंग विद KOH का कितना मास हो रहा है, यहां से अगर टोटल काउंट करके लिखते हैं तो इट वुड बी 56 ग्राम। तो इतने ग्राम KOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो 11.2 लीटर कितने के साथ में रिएक्शन करेगा, बिकॉज वी आर गिवन डेसीमीटर क्यूब एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 11.2 और यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं देन वी गेट आंसर 28 ग्राम। तो यहां से देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 18th question. What is equivalent weight of H3PO2 when it disproportionate into H3PO3 and PH3? सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं H3PO2 गिविंग H3PO3 प्लस PH3, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में ये 3 आ जाएगा। अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसी ऐसी स्पीसीज का जिसने रिडॉक्स रिएक्शन शो करी है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालेंगे। हमारे पास में यहाँ पे आ रही है वैल्यू +1, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू +3 और फॉस्फीन के लिए हमारे पास में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा -3। अब हमें चेंज लेना है। यहाँ से देखिए आप, अगर हम इन स्पीसीज का चेंज देखते हैं तो टोटल चेंज कितना आ रहा है 2 का, और दूसरी तरफ अगर हम फॉस्फीन के साथ में यही चेंज देखते हैं तो ये टोटल कितना आ रहा है 4 का। तो अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 इज मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आप टोटल ऐड करके निकालेंगे तो ये आएगा 82 डिवाइडेड बाय, एक बार हमने चेंज कर लिया 4 का और दूसरी बार हमारे पास में चेंज आया 2 का। तो इन दोनों का आपको सम कराना पड़ेगा और अगर हम ये दोनों ऐड करके निकालते हैं देन वी गेट 61.5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19th question. The number of d electron in Fe+2 is not equal to the number of electron in which of the following. तो अभी हमें यहाँ पे तो नॉट इक्वल निकालना, तो हमें सभी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, s इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल p इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, अगर p इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो हमारे पास में आ गया 11। तो ये हमारा है इनकरेक्ट ऑप्शन। d इलेक्ट्रॉन इन Fe, Fe के लिए लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास में 3d6, बिकॉज 3d से पहले तो आते ही नहीं है d, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यस यहाँ पर भी d इलेक्ट्रॉन टोटल कितने रहेंगे हमारे पास 6। और लास्ट है नियॉन में p इलेक्ट्रॉन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर भी क्या है p इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास में 6 हैं। तो ये बाकी सब करेक्ट हो गए, सिर्फ एक ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 20. What is the maximum number of electron that can be associated with the following set of quantum numbers?
ये हमारे पास में कौन सा शेल बन जाएगा, थर्ड शेल। सब शेल कौन सा बनेगा, अगर हम Le इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो ये क्या बनेगा 3p, और -1 का मतलब क्या है, 3p में हमारे पास में 3 ऑर्बिटल हैं, एक के लिए वैल्यू है -1, दूसरे के लिए 0 और तीसरे के लिए +1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें पूछा गया है कि एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सके हैं, तो हमें ये पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2 विथ ऑपोजिट स्पिन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी।